नमस्कार। आज हम साहित्य के एक ऐसे नगीने पर बात करेंगे जिसने आप कह सकते हैं एक सदी से भी ज्यादा समय से भारतीय समाज को आईना दिखाया है। मुंशी प्रेमचंद का वो कालजयी उपन्यास सेवा सदन, या अगर उर्दू में कहें तो बाज़ारे हुस्न। जी हाँ, 1919 में आया था ये। और देखिए आज भी कितना प्रासंगिक है। बिल्कुल। और हमारे पास जो जानकारी है वो एक लेख से है जिसका शीर्षक है सेवा सदन, नारी दशा और सामाजिक सुधार। हाँ, और उसमें उपन्यास की कहानी, उसके जो पात्र हैं उनकी जटिलताएं और प्रेमचंद की जो सामाजिक मुद्दे थे उस पर अच्छी रोशनी डाली गई है। तो आज हम सिर्फ कहानी नहीं दोहराएंगे, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि प्रेमचंद ने इसके जरिए किन मुद्दों पर उंगली उठाई। जैसे वेश्यावृत्ति क्यों है, महिलाओं का शोषण कैसे होता है, और ये जो सुधार की बातें हैं क्या ये हकीकत बन सकती हैं? हाँ, और ये सब हम सुमन के जरिए देखेंगे, जो इस कहानी की मुख्य पात्र है। एक साधारण महिला जिसका सफर हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। चलिए तो सुमन से ही शुरू करते हैं। कहानी बनारस के एक मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार की है। जी सुमन खूबसूरत है, संवेदनशील भी और शायद थोड़ी महत्वाकांक्षी भी है। हाँ, और उसकी शादी होती है गजाधर से, एक क्लर्क, उम्र में बड़ा, सोच में पुराना, मतलब बेहद साधारण। हाँ, और यहीं से वो टकराव शुरू होता है, उसकी उम्मीदें और जो असलियत है। बिल्कुल। और प्रेमचंद यहाँ सिर्फ एक बेमेल शादी नहीं दिखा रहे, वो असल में उस पूरे सामाजिक ढांचे पर सवाल उठा रहे हैं जहाँ एक पढ़ी लिखी एहसास वाली लड़की की इच्छाओं का, उसकी छोटी छोटी ख्वाहिशों का कोई मोल नहीं। हाँ, जैसे सजना संवरना या समाज में थोड़ी इज्जत पाना। वही तो, गजाधर का जो किरदार है वो समझ ही नहीं पाता। वो उस वक्त के आम मर्दवादी नजरिए का प्रतीक है। उसे लगता है बस पत्नी घर संभाले, पति की सुने। जी, और यही घुटन, ये रोज की उपेक्षा सुमन को अंदर से खाए जाती है। घर उसे बंधन लगने लगता है, पति भी। और उसकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं जो शायद सही माहौल में कुछ और बनती, वो अब उसे बेचैन करती हैं। और ऐसे ही वक्त में जब वो भावनात्मक रूप से कमजोर है, उसकी जिंदगी में आता है दलपत राय। हाँ, दलपत राय अमीर है, दुनिया देखी है उसने, और वो सुमन की खूबसूरती और उसके असंतोष दोनों को समझ जाता है। वो उसे वो सब देने का वादा करता है जो गजाधर के घर में नहीं है। पैसा, तोहफे, इज्जत, एक तरह से ध्यान, सपनों की दुनिया दिखाता है। बिल्कुल। प्रेमचंद यहाँ दिखाते हैं कि कैसे ये भावनात्मक खालीपन और थोड़ी आर्थिक तंगी भी किसी इंसान को, खासकर उस जमाने की औरत को, गलत रास्ते पर धकेल सकती है। हाँ, ये सिर्फ लालच की बात नहीं लगती, एक तरह से ये सम्मान पाने की, अपनी पहचान बनाने की जो इच्छा है उसका भी नतीजा है। सही बात है। तो सुमन दलपत के असर में आ जाती है और फिर एक दिन पति से झगड़ा होता है और वो घर छोड़ देती है। बहुत बड़ा कदम। हाँ, और ये कदम उसे ले जाता है बनारस के बदनाम मोहल्ले दल मंडी, मतलब वेश्याओं के बाजार तक। ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा और दुखद मोड़ है। यहीं पर उपन्यास अपने सबसे गंभीर सवाल खड़े करता है। क्या सुमन पूरी तरह से दोषी है? क्या सिर्फ उसकी महत्वाकांक्षा जिम्मेदार है, या उसकी नैतिक कमजोरी, या फिर गजाधर की वो संकीर्ण सोच, परिवार का दबाव, समाज की उदासीनता, इन सब ने मिलकर उसे वहां पहुंचाया? प्रेमचंद बहुत बारीकी से दिखाते हैं ये सब। हाँ, कि ये सिर्फ एक व्यक्ति का गिरना नहीं है, ये सामाजिक परिस्थितियों का नतीजा ज्यादा लगता है। और वो दलपत राय जैसे मर्दों के शोषण को भी दिखाते हैं जो ऐसी औरतों की मजबूरी का फायदा उठाते हैं। तो दलमंडी में सुमन की जिंदगी शुरू होती है एक तवाइफ के तौर पर। शायद शुरू में उसे कुछ चीजें अच्छी भी लगी हों। हाँ, शायद आजादी का एक भ्रम सा, कुछ पैसा, मर्दों का ध्यान। लेकिन ये चमक जल्दी ही फीकी पड़ जाती है, उसे असलियत समझ आने लगती है। बिल्कुल, कि यहाँ इज्जत नहीं, इस्तेमाल है, प्यार नहीं, बस दिखावा है, आजादी तो बिल्कुल नहीं, ये तो एक अलग तरह की गुलामी है। प्रेमचंद दलमंडी का जैसा चित्रण करते हैं उसमें कोई बनावट नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो वहाँ की जीवन की कड़वी सच्चाई, शोषण, बीमारियां, समाज का तिरस्कार, सब कुछ बहुत यथार्थवादी ढंग से दिखाते हैं। उनका मकसद कोई सनसनी फैलाना नहीं था, वो तो उस दलदल में फंसी औरतों की बेबसी दिखाना चाहते थे, उनकी लाचारी। वहाँ उसकी मुलाकात दूसरी तवाइफों से भी होती है, पद्मिनी, चमेली। हाँ, और उनकी भी अपनी दुख भरी कहानियां हैं, अपनी मजबूरियां हैं। ये सब देखकर सुमन का मोहभंग होता है, उसे सब समझ आने लगता है। और समाज का क्या रवैया रहता है? समाज तो जैसे बस तैयार बैठा होता है, उसे फौरन गिरी हुई औरत का लेबल मिल जाता है। पति गजाधर वो तलाक दे देता है। हाँ, परिवार, रिश्तेदार सब मुंह मोड़ लेते हैं। अब सुमन अकेली है, कलंकित है और गहरे पछताव में है।
उसे अपनी गलती का एहसास होता है, पर लगता है जैसे अब वापसी का कोई दरवाजा बचा ही नहीं। ये पश्चाताप, ये आत्मग्लानि, ये सुमन के किरदार का बहुत अहम हिस्सा है। इससे पता चलता है कि वो अंदर से बुरी नहीं थी, वो परिस्थितियों का शिकार हुई थी। और यही आत्म जागरूकता, यही एहसास उसके जीवन में एक और मोड़ लाता है। हाँ, इसी निराशा में एक उम्मीद दिखती है, पंडित सत्यनारायण और उनके सेवा सदन के रूप में। बिल्कुल, पंडित सत्यनारायण एक आदर्शवादी समाज सुधारक। वो मानते हैं कि वेश्यावृत्ति समाज के लिए एक अभिशाप है, लेकिन इसका इलाज नफरत नहीं है, तिरस्कार नहीं है। हाँ, वो मानते हैं कि सहानुभूति और सुधार का अवसर देना जरूरी है। इसीलिए वो ऐसी महिलाओं के पुनर्वास के लिए सेवा सदन नाम का एक आश्रम चलाते हैं। और जब वो सुमन से मिलते हैं तो उसकी आंखों में वो पछतावा देखते हैं, सुधरने की इच्छा देखते हैं। जी, और वो उसे सेवा सदन आने को कहते हैं। सेवा सदन ये इस उपन्यास का कह सकते हैं वैचारिक केंद्र है, दिल है। सही कहा। ये सिर्फ एक रहने की जगह नहीं है, ये एक नई जिंदगी शुरू करने का मौका है। यहाँ औरतों को सिर्फ सिर छिपाने की जगह नहीं मिलती, उन्हें पढ़ना लिखना सिखाया जाता है, कोई हुनर सिखाया जाता है। वो सबसे बढ़कर आत्मसम्मान से जीना सिखाया जाता है। हाँ, प्रेमचंद यहाँ सुधार का एक ठोस मॉडल, एक रास्ता दिखाने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि अगर समाज इन भटकी हुई औरतों को एक मौका दे तो वो बदल सकती हैं, बिल्कुल बदल सकती हैं। और सुमन वो इस मौके को पकड़ लेती है, वो सेवा सदन में रहने लगती है। शुरू में झिझक होगी, जाहिर है, अतीत का बोझ होगा, लेकिन धीरे धीरे वो वहाँ के माहौल में रम जाती है। वो पढ़ना लिखना सीखती है और फिर खुद दूसरी जरूरतमंद औरतों की सेवा में लग जाती है, उन्हें पढ़ाने लगती है। उसका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। उसे समझ आता है कि असली खुशी, असली इज्जत वो बाहरी दिखावे में नहीं है, वो सेवा में है, आत्मसम्मान में है। इसमें पंडित सत्यनारायण की विधवा बहन सुभद्रा, उनका भी बड़ा हाथ है। अच्छा, हाँ, और वो सुमन की दोस्त बन जाती हैं, एक गाइड की तरह। वो उसे अतीत से उभरने में मदद करती हैं, भविष्य की तरफ देखने में मदद करती हैं। सुमन का ये जो बदलाव है ये बहुत प्रभावशाली है। बहुत, यहाँ तक कि जब दलपत राय वापस आकर उसे फिर से लुभाने की कोशिश करता है, उसे ठुकरा देती हैं। बिल्कुल, क्योंकि अब वो जान चुकी है कि उसे असल में क्या चाहिए। तो मतलब व्यक्तिगत स्तर पर सुमन पूरी तरह बदल जाती है। वो सेवा सदन की एक सम्मानित सदस्य बन जाती है, दूसरों के लिए एक मिसाल। हाँ, बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक और कड़वी सच्चाई है जिसे प्रेमचंद छुपाते नहीं है। सुमन तो बदल गई, पर क्या समाज बदला? यही इस उपन्यास का सबसे यथार्थवादी और शायद सबसे दुखद पहलू है। सुमन को सेवा सदन के अंदर सम्मान मिलता है, एक मकसद मिलता है, लेकिन सेवा सदन के बाहर की दुनिया, वो समाज जिसने उसे पहले ठुकराया था, वो उसे पूरी तरह कभी अपनाता नहीं। कभी नहीं। उसके माथे पर लगा वो गिरी हुई औरत का दाग, वो पूरी तरह कभी मिटता नहीं। लोग शायद ऊपर से तारीफ करें, लेकिन मन ही मन उसके अतीत को याद रखते हैं। तो प्रेमचंद ये भी दिखा रहे हैं कि सुधार का रास्ता कितना मुश्किल है, खासकर महिलाओं के लिए। बिल्कुल, समाज बातें तो बहुत करता है सुधार की, लेकिन जब किसी को दूसरा मौका देने की बात आती है तो हिचकिचाता है, पीछे हट जाता है। ये जो सामाजिक पाखंड है ये उपन्यास में साफ दिखता है, बहुत साफ। सुमन को अपनी शांति मिल जाती है, लेकिन समाज की पूरी स्वीकृति नहीं मिलती। उपन्यास के अंत में क्या होता है? अंत में हम देखते हैं कि सुमन अपना बाकी जीवन सेवा सदन को ही दे देती है, वहीं रहती है, दूसरों की सेवा करती है और उसी में अपना संतोष पाती है। और गजाधर, जिसने सुमन को घर से निकाला था, वो अकेलेपन और पछतावा में जीता रहता है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। और दलपत राय को उसके कर्मों का फल मिलता है, समाज में उसकी इज्जत खत्म हो जाती है। तो कुल मिलाकर देखें, सेवा सदन सिर्फ सुमन की कहानी नहीं है, ये उस पूरे दौर के समाज की कहानी है। जी, ये बताती है कि कैसे सामाजिक और आर्थिक दबाव, मर्दों का रवैया और अवसरों की कमी, ये सब मिलकर औरतों को वेश्यावृत्ति जैसे दलदल में धकेल सकते हैं। सही कहा। प्रेमचंद का संदेश एकदम साफ है। इन समस्याओं की जड़ सिर्फ व्यक्ति के चरित्र में नहीं ढूंढनी चाहिए, समाज की बनावट में देखनी चाहिए। इसलिए समाधान भी सिर्फ सजा या नफरत नहीं हो सकता। नहीं, समाधान है सहानुभूति, शिक्षा और सुधार के अवसर देना। वो स्त्री शिक्षा पर जोर देते हैं, उनके आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने पर जोर देते हैं, ताकि उन्हें किसी दलपत राय या गजाधर पर निर्भर न रहना पड़े। तो इस पूरी चर्चा से जो मुख्य बातें निकलकर सामने आती हैं,
हाँ, एक तो ये कि सामाजिक परिस्थितियां किसी व्यक्ति के जीवन को, खासकर एक औरत के जीवन को कितना ज्यादा प्रभावित करती हैं। हाँ, दूसरी बात, शिक्षा और आत्मसम्मान ये किसी भी गिरे हुए समझे जाने वाले इंसान को कैसे उठा सकते हैं। बिल्कुल। तीसरी, समाज का वो दोहरा चरित्र, सुधार की बातें करना अलग और सुधरे हुए को पूरी तरह अपनाना अलग। जी, ये बहुत अहम नुक्ता है। और आखिरी बात कि सुधार की जरूरत तो है, पर यह रास्ता आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। हाँ, और प्रेमचंद हमें ये सोचने पर भी मजबूर करते हैं कि असली अपराधी कौन है, वो औरत जो मजबूरी में या बहकावे में गलत रास्ते पर चली गई, या वो समाज जो ऐसी परिस्थितियां बनाता है और फिर उसे अपनाने से इनकार कर देता है। ये सवाल आज भी उतना ही जरूरी है। उतना ही। वाकई ये उपन्यास 100 साल से भी ज्यादा पुराना हो गया, लेकिन इसमें जो मुद्दे उठाए गए हैं, औरतों की स्थिति, सामाजिक दबाव, शोषण, सुधार की जरूरत, समाज का पाखंड, ये आज भी हमारे आसपास किसी न किसी रूप में जिंदा हैं। हाँ, दुख की बात है, पर सच है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या इतने सालों में हमने वाकई कुछ सीखा है? क्या समाज का नजरिया असल में बदला है? और अंत में एक विचारणीय बिंदु है जिस पर शायद श्रोताओं को सोचना चाहिए। जी, सम्मान मिलता है, लेकिन बाहरी समाज उसे पूरी तरह कभी स्वीकार नहीं करता, उसके अतीत की वजह से। क्या आज भी 1 सदी बाद ये सच नहीं है? वो लोग, खासकर महिलाएं, जो अपने अतीत को पीछे छोड़कर एक नई साफ सुथरी जिंदगी शुरू करना चाहते हैं, हाँ, क्या हमारा समाज उन्हें बिना किसी शक के, बिना कोई पुराना लेबल लगाए पूरी तरह से अपनाने के लिए तैयार है, या वो अतीत की परछाइयां आज भी उनका पीछा करती हैं? इस सवाल पर सोचने की जरूरत